हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीजल्स टॉपिक में उसके एमसीक्यू, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग मीजल्स के जो टॉपिक है, मीजल्स के साइन सिम्टम्स, सबसे पहले तो उसका डेफिनीशन, उसके साइन सिम्टम्स क्या, उसके नर्सिंग प्रोसेस हैं, क्या डायग्नोसिस है, क्या उसके होने के काउज हैं, कारण हैं, और उसके रोकथाम के उपाय, प्रिवेंटिव ऑफ डिजीज, इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम एमसीक्यू इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खसरा किस वायरस के कारण होता है? पहला क्वेश्चन है, खसरा किस वायरस के कारण होता है? कारण होता है, ठीक है। खसरा किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर ए में है वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर बी में है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस, या इसको आरएनए वायरस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आरएनए वायरस। ऑप्शन नंबर सी में है रूबेला वायरस। रूबेला वायरस। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर, इस वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं खसरा किस वायरस के कारण होता है। और क्वेश्चन क्या है? खसरा किस वायरस के कारण होता है, मतलब मीजल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, होने का इसका कारण क्या होता है? ए में था वेरियोला वायरस, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में है ऑप्शन नंबर सी में है रूबेला वायरस। तो रूबेला वायरस के कारण रूबेला डिजीज होता है, ठीक है, रूबेला। इसके कारण कौन सा डिजीज? रूबेला डिजीज होता है। और ऑप्शन नंबर डी में है वेरिसोला जोस्टर, इसके कारण होता है चिकन पॉक्स नामक बीमारी होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पैरामिक्सो वायरस या आरएनए वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? खसरा मीजल्स डिजीज होती है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। खसरे का दूसरा नाम क्या है? खसरे का दूसरा नाम क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है रूबेला। रूबेला। ऑप्शन नंबर बी में है रूबियोला। रूबियोला। ऑप्शन नंबर सी में है वेरियोला। सी में क्या है? वेरियोला।
इसके कारण कौन सा डिजीज होता है? स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। और ऑप्शन नंबर डी में है, डी में क्या है? वेरिसोला, वेरिसेला। क्या है? वेरिसेला। इसके कारण होता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो चलिए क्वेश्चन क्या था पहले समझते हैं। खसरे का दूसरा नाम क्या है? मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, इसके बारे में पूछ रहा था। तो रूबेला। ऑप्शन नंबर ए में है रूबेला, बी में है रूबीओला, सी में है वेरिओला, जिस वायरस के कारण कौन सी डिजीज होती है? स्मॉल पॉक्स, ध्यान में रखेंगे। और डी में है वेरिसेला, जिसके कारण चिकन पॉक्स नामक डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूबीओला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूबीओला। खसरे वायरस का जो है दूसरा नाम क्या है? मीजल्स वायरस का रूबीओला नाम है। ठीक है, रूबेला से तो रूबेला डिजीज होता है, और यहाँ वेरिओला से हो गया स्मॉल पॉक्स, और वेरिसेला से हो गया चिकन पॉक्स। तो मीजल्स वायरस के कारण होता है मीजल्स डिजीज। ठीक है, खसरा जिसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है रूबीओला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? खसरे फैलने का मुख्य माध्यम क्या है? खसरे फैलने का मुख्य माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट, मल मुख मार्ग, हिंदी में इसको कहेंगे मल मुख मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी में क्या है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रिस्पायरेटरी, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रिस्पायरेटरी, रिस्पायरेटरी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब होता है रक्तदान। इसका हिंदी क्या हुआ? रक्तदान। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है वेक्टर बोर्न, क्या है? वेक्टर बोर्न। वेक्टर बोर्न डिजीज होता है मच्छर या कीट से फैलने वाली बीमारी, मच्छर या कीट से। ठीक, जैसे मच्छर से फैलने वाली बीमारी होती है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब क्या है? मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी होती है। ठीक है, वही होता है वेक्टर बोर्न डिजीज। तो चलिए इससे आप समझते हैं क्वेश्चन क्या था कि खसरे फैलने का मुख्य माध्यम क्या होता है। मतलब
मीजल्स बीमारी जो होता है उसका फैलने का क्या माध्यम होता है, क्या उसका मार्ग होता है, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए में है फीकल ओरल रूट मतलब मल मुख मार्ग। ऑप्शन नंबर बी में है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रिस्पायरेटरी मतलब छींकने या खांसने से या श्वसन के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब रक्ताधान, रक्त के आधान मतलब ब्लड के ट्रांसफ्यूजन करने से। या और ऑप्शन नंबर डी में है वेक्टर बोर्न मतलब मच्छर या कीट से। तो मच्छर या कीट से तो खसरा फैलने का मुख्य मार्ग नहीं है, माध्यम नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्त आदान करने से, ब्लड को डोनेट करने से, उसका ट्रांसफ्यूजन करने से, रक्तादान करने से यह डिजीज नहीं फैलती है, ये भी नहीं होगा। फीकल ओरल रूट मल मुख्य मार्ग से खसरे फैलने का ये मुख्य माध्यम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रिस्पायरेटरी मतलब हुआ कि छींकने या खांसने से या श्वसन के माध्यम से क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पैरामिक्सोवायरस मीजल्स फैलने का जो वायरस होता है वह कौन सा होता है, पैरामिक्सोवायरस। तो उसके कारण ही क्या होता है, पैरामिक्सोवायरस के कारण ही क्या होता है, मीजल्स बीमारी फैलता है। ठीक है, इसका एक इम्यूनाइजेशन होता है, टीकाकरण होता है, कौन सा, MMR। तीनों एक साथ पड़ता है, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ये क्या है, तीनों अलग अलग वायरस है और तीनों वायरस से फैलने वाली जो डिजीज है वो तीनों अलग अलग है। मीजल्स से होता है मीजल्स खसरा, मम्प्स से मम्प्स वायरस से होता है मम्प्स डिजीज होता है, और रूबेला वायरस से रूबेला नामक डिजीज होता है। ठीक है, MMR इम्यूनाइजेशन टीकाकरण होता है इसका। ठीक है, टीकाकरण दिया जाता है, इससे प्रिवेंटिव इसको रोकथाम करने के लिए MMR मीजल्स मम्प्स रूबेला नामक टीका दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रिस्पायरेटरी मेथड से क्या होता है, माध्यम से खसरा फैलने का मुख्य माध्यम होता है, मेन माध्यम होता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड। खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड उद्भवन काल आम तौर पर होती है, आम तौर पर होती है चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1 to 7 डेज, 1 to 7 डेज। ऑप्शन नंबर बी में है 10 to 14 डेज, 10 to 14 डेज। ऑप्शन नंबर सी में है 21 to 25 डेज, 21 to 25 डेज। और ऑप्शन नंबर डी में है 14 to 21 डेज। क्वेश्चन क्या था कि खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड उद्भवन काल आमतौर पर कितने दिन का होता है। ठीक है, मतलब खसरा बीमारी मीजल्स डिजीज जिसको होता हुआ कितने दिनों तक रहता है, उसका उद्भवन काल इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन तक इसका उद्भवन काल इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है,
तो इसे ध्यान में रखेंगे। ये एग्जाम व्यू से क्या है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेंगे। वीवीआई क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि खसरे का इंक्यूबेशन पीरियड उद्भवन काल कितने दिनों का होता है, 10 to 14 डेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कॉप्लिक स्पॉट्स खसरे की किस अवस्था में पाए जाते हैं? कॉप्लिक स्पॉट्स खसरे की किस अवस्था में पाए जाते हैं? कि किस अवस्था में पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है प्रोडोरोमल स्टेज, प्रोडोरोमल स्टेज। ऑप्शन नंबर बी में है इरप्टिव स्टेज। क्या है? इरप्टिव स्टेज, इरप्टिव स्टेज। ऑप्शन नंबर सी में है पास्ट मीजल्स स्टेज, पास्ट मीजल्स स्टेज। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। क्वेश्चन क्या था कि कॉप्लिक स्पॉट्स जो होता है, कॉप्लिक स्पॉट्स जिसको कहते हैं धब्बा, कॉप्लिक स्पॉट्स जो होता है खसरे की किस अवस्था में पाए जाते हैं, किस स्टेज में पाए जाते हैं, क्वेश्चन ये था। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है प्रोड्रोमल स्टेज, बी में है इरप्टिव स्टेज, सी में है पास्ट मीजल्स स्टेज और डी में है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब तो होता है इसका उद्भवन काल, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। पास्ट मीजल्स स्टेज ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी में क्या था, इरप्टिव स्टेज, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोड्रोमल स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 प्रोड्रोमल स्टेज में खसरे बीमारी की प्रोड्रोमल स्टेज में कॉप्लिक स्पॉट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कॉप्लिक स्पॉट्स सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? कॉप्लिक स्पॉट्स सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? कहाँ दिखाई देता है? दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑन द ट्रंक, ऑन द ट्रंक। ठीक,
ऑप्शन नंबर बी में है, इसका मतलब हुआ धर पर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में है अपोजिट द लोअर सेकेंड मोलर। अपोजिट द लोअर सेकेंड मोलर, सेकेंड मोलर। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है ऑन द पाम्स, ऑन द पाम्स मतलब हथेलियों पर, हथेलियों पर। और ऑप्शन नंबर डी में है ऑन द थ्रोट, गले पर, ऑन द थ्रोट, गले पर। क्वेश्चन क्या था पहले समझते हैं। कॉप्लिक स्पोर्ट्स जो होता है वह सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? क्या था? सबसे पहले कहाँ दिखाई देता, मतलब शरीर के किस अंग, किस भाग में दिखाई देता और किस साइड में दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर ए में था ऑन द ट्रंक मतलब धड़ पर। बी में है अपोजिट द लोअर सेकेंड मोलर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में है ऑन द पाम्स मतलब हथेलियों पर। और ऑप्शन नंबर डी में है ऑन द थ्रोट मतलब गले पर। तो हथेलियों पर, गले पर, धड़ पर ये नहीं हुआ, क्योंकि कॉप्लिक स्पॉट सबसे पहले अगर मिजल्स होता है तो अपोजिट द लोअर सेकेंड मोलर, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मतलब सेकेंड मोलर के लोअर साइड, निचले हिस्से में अपोजिट साइड, उसके विपरीत दिखाई देते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स, ठीक है। अपोजिट द लोअर सेकेंड मोलर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कॉप्लिक स्पॉट्स सबसे पहले कहाँ दिखाई देता? अपोजिट द लोअर सेकेंड मोलर, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस विटामिन की कमी, किस विटामिन की कमी खसरे की गंभीरता को बढ़ा देती है? खसरे की गंभीरता को बढ़ा देती है, बढ़ा देती है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी में है विटामिन डी, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी में है विटामिन बी। और ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन क्या था कि किस विटामिन की कमी से खसरे की गंभीरता बढ़ जाती है? खसरे की गंभीरता को कौन सी विटामिन बढ़ा देती है? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन सी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी में है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी में है विटामिन बी। और ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से खसरे की जो गंभीरता है सीवियर मतलब हो जाता है, ठीक है। सीवियर कंडीशन हो जाता है इसमें। विटामिन ए की कमी से खसरे डिजीज जो होते हैं, मिजल्स डिजीज, वह सीवियर कंडीशन में देखने को मिलती है, गंभीर हो जाती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। VBI इसमें मार्क कर लेंगे कि कौन, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन सी विटामिन की कमी से खसरे की गंभीरता बढ़
जाती है या खसरे की गंभीरता को कौन सी विटामिन बढ़ा देती है? तो याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से खसरे की गंभीरता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि खसरे से पीड़ित खसरे से पीड़ित 1 वर्ष के बच्चे को 1 वर्ष के बच्चे को विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है? विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है? कितनी खुराक दी जाती है? चलिए इसका ऑप्शन क्या क्या है? 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट, IU, IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी में है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी में है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और ऑप्शन नंबर डी में है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट। क्वेश्चन क्या था कि खसरे से जो पीड़ित मरीज होंगे उसमें 1 वर्ष से जो कम होगा, 1 वर्ष से कम खसरे से पीड़ित पेशेंट को, मरीज को विटामिन ए की कितनी खुराक, कितना डोज दिया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में था 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट, बी में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, सी में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और डी में है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की डोज खुराक दिया जाता है खसरे से पीड़ित मरीज जो कि 1 वर्ष के बच्चे हैं, उसमें विटामिन ए की कितनी खुराक दिया जाता है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इसे ध्यान में रखें, गेट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में अक्सर बराबर पूछे जाते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? खसरे के दाने सबसे पहले किसके पीछे दिखाई देता है? खसरे के दाने
दाने सबसे पहले किसके पीछे दिखाई देता है? किसके पीछे दिखाई देता है। ऑप्शन में क्या क्या, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है नेक, बी में है ईयर्स, नेक, बी में है ईयर्स, सी में है थ्रोट, क्या है थ्रोट, और डी में है एल्बो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। खसरे के दाने जो होते हैं वो सबसे पहले कहाँ? कान के पीछे दिखाई देते हैं, सिर के टेम्पोरल क्षेत्र में, ठीक है, सिर के टेम्पोरल क्षेत्र में, कान के पीछे, याद रखेंगे, कान के पीछे। ईयर्स के पीछे सबसे पहले इसके दाने स्पॉट्स दिखाई देते हैं। खसरे के दाने सबसे पहले किसके पीछे दिखाई देते हैं? तो ईयर्स, कान के पीछे सबसे पहले इसके दाने दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों में खसरे की सबसे सामान्य जटिलता क्या है? बच्चों में खसरे की सबसे सामान्य जटिलता क्या है? सबसे सामान्य जटिलता क्या है? ऑप्शन में क्या क्या है, चलिए पहले देखते हैं। इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस। ऑप्शन नंबर बी में है ओटिटिस मीडिया, ओटिटिस मीडिया। ऑप्शन नंबर सी में है SSPE, SSPE। और ऑप्शन नंबर डी में है डायरिया। जिसको कहते हैं दस्त। ये हो गया कानों का संक्रमण, कानों का संक्रमण। कानों में जब इन्फेक्शन होता है, कान के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? ओटिटिस मीडिया कहते हैं। और दस्त मतलब पतले लेटरिन या वोमिटिंग होता है बिल्कुल पानी के जैसा, तो उसको डायरिया कहते हैं, दस्त कहते हैं। और SSPE ये भी क्या है? इन्फेक्शन है। और इंसेफेलाइटिस ये भी क्या है? एक इन्फेक्शन है। तो कानों का संक्रमण, ओटिटिस मीडिया, बच्चों में जिसमें खसरे होते हैं उसमें सबसे सामान्य जटिलता क्या देखने को मिलती है? ओटिटिस मीडिया, उसमें कानों की संक्रमण देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओटिटिस मीडिया। कानों के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलती है, किसमें? बच्चों में। किस बच्चों में? तो जो मीजल्स से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उसमें सबसे सामान्य जटिलता जो होता है, सबसे सामान्य कॉम्प्लिकेशन जो होता है, कॉम्प्लिकेशन, सबसे सामान्य जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? ओटिटिस मीडिया, कानों के अंदर इन्फेक्शन, कानों का संक्रमण देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसी का मेजर्स का ही ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मेरे द्वारा अगर पढ़ाए गए किसी भी MCQ, मैंने अभी 10 MCQ टाइप क्वेश्चन मेजर्स टॉपिक पर करवाए, अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो YouTube पर यह वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से ANM और GNM के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। और विशेष जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि MCQ टाइप क्वेश्चन बाय रिटन आप लोग जाइएगा विजिट कम्युनिटी पर, विजिट कम्युनिटी, एक सेकेंड, आप लोग मेरे चैनल को ओपन करने के बाद विजिट कम्युनिटी पर जाइएगा तो वहाँ बहुत सारे MCQ टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे MCQ टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, जिसमें एक ऑप्शन राइट होता है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन बाय रिटन, ठीक है, रहता है। तो वहाँ पर आप लोग जाएं, एक राइट आंसर को चूज करें और उस पर क्लिक करें। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।